बट डेवलपमेंट एजेंडा तो इग्नोर हो जाता है ना इसमें। नहीं, क्यों होता है? देखिए, एजेंडे से क्या है, डेवलपमेंट तो करने वाले हम हैं। नहीं, फोकस तो इसी पे होती है। नहीं, फोकस क्यों नहीं होगी इसके ऊपर? अगर तो क्या मीडिया की गलती है? नहीं, अगर आप मीडिया की गलती है कि वोट जिहाद पे फोकस करती है, अमोल कीर्तिकर के कैंपेन के कमेंट पे फोकस करती है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स ने, ये हमारी गलती है? मैं ऐसा नहीं, ये हमारी गलती। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच में हम क्यों फंस जाएं? नहीं, मैं, आप मेरी बात सुनिए, मैं कहूंगा यू आर को एक्यूज्ड। अब देखिए फडणवीस जी, मुंबई में बैठा हूं, आप अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के कीजिए, बुरा न माने। इधर इसी शहर में कई केस में को अक्यूज्ड और अक्यूज नंबर 1 हो चुका हूं। और गर्व के साथ कह सकता हूं बिल्कुल कि मैंने भी 15 दिन तलोजा में काटे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने आकर पूछा कि केस क्या था मेरे खिलाफ, और मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे घर के बाहर सचिन वाजे उसी स्कॉर्पियो गाड़ी में मेरे को अरेस्ट करने आए, जिसमें उन्होंने 3 महीने बाद आरडीएक्स डाल के अंबानी के घर के बाहर प्लांट करने की कोशिश की, और मनसुख हिरेन को उसी गाड़ी में मार दिया, और मेरे घर के बाहर उसी गाड़ी को लेकर आए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं ये एक चक्र होता है, यू नो व्हाट इज राइट। तो मगर नहीं, को अक्यूज मत कहिए। मुझे बहुत मैं घूम चुका हूं मुंबई के कोर्ट में, अलीबाग के कोर्ट में। मैं इतना ही कहता हूं कि जब भी ये हमारे विरोधी लोग संविधान की बात करते हैं और जब भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो मैं उनको इतना ही कहता हूं कि अर्णव गोस्वामी के केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए, तो संविधान का गला कैसा घोटा जाता है और वो किसने घोटा है, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद ध्यान में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद एमवीए वालों को तो संविधान पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये एक मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। मेरा अगला सवाल है कि जहां पे भी डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। आज इससे पहले किसी ने कहा कि पहले सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि अगर मुकेश अंबानी के घर के बाहर, और मुझे पता है उस समय मामला आपने उठाया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपने पहले प्रमाण देखे उसके बारे में बात की थी, अगर मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब लगाया जा सकता है, कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो फिर कोई इन्वेस्टर सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ ने बहुत चेंज कर दिया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जितने इन्वेस्टर है, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, और जितने आम लोग हैं, इनको आपका लॉ एंड ऑर्डर का एजेंडा क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था 2019 और 22 के बीच में। प्लीज देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जब हम लोग विचार करते हैं तो कितनी घटनाएं घटी, इससे ज़्यादा सेफ्टी का परसेप्शन क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि घटनाएं नहीं घटी। अभी बदलापुर की घटना हमने देखी, बहुत ही खराब घटना घटी थी, पर आप अगर ओवरऑल देखें तो देश में मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमारी महिलाओं के लिए रात में जब वो प्रवास करती है तो एक सेफ्टी परसेप्शन है, यहाँ पर महिलाओं के साथ एक अच्छा व्यवहार होता है। कोई भी महिला, मतलब मैं शहरों का कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर आप दिल्ली में देखिए, आप किसी और शहर में देखिए, रात में ट्रैवल करते हुए अपने आप को जितना सेफ नहीं समझती उतना मुंबई में समझती है। मुंबई की एक अपनी वो पहचान है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ज़रूरी भी है, और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत वर्किंग भी की हुई है। एक प्रकार से मुंबई को सेफ सिटी बनाना, या यहाँ पर एक अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम हम तैयार कर पाए, इस प्रकार का प्रयास भी हमने किया है। और मुझे लगता है कि आपने बहुत सही बात कही कि इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है कि जिसमें सेफ्टी परसेप्शन क्या है, इसका प्रमाण हमको मिलता है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इस साल पूरे देश में जितना एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, उसका 52% अकेले महाराष्ट्र में आया। यानी एंटायर कंट्री इज 48% एंड ओनली महाराष्ट्र इज 52। तो इन्वेस्टर को ये लगता है कि ये सेफ़ है, यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है। इसलिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर तो जो होता है वो सबसे पहले सेफ्टी देखता है।
अगर सेफ्टी है तो वो इन्वेस्ट करता है। जब 52% इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से जो परसेप्शन ऑफ सेफ्टी है उसका जो इंडेक्स है वो अच्छा है। क्या आपने ज़्यादा पैसे एलोकेट कर दिए अपने ये जो स्कीम है आपकी, जो 1500 रुपये हर महीने जो लाड़की बहन, हाँ जी, ये स्कीम में 46,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और आउटले है, और इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए पूरे भारत की हेल्थ बजट की जो एलोकेशन है वो 90,000 करोड़ है। यानी कि बजट ऑफ लड़की बहना योजना इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऑल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हेल्थ केयर बजट। और मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र तो हिमाचल से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मगर हिमाचल बैंकरप्ट हो चुकी है। हिमाचल ने भी ऐसे प्रॉमिस करके फिर पिछले महीने उनके गवर्नमेंट सैलरीज नहीं दे पाए, पेंशन नहीं दे पाए। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने एक स्कीम शुरू कर दी थी जो वापस लेना पड़ा कि हर टॉयलेट्स पर हम 25 रुपये का टैक्स डालेंगे। ऐसा भी मतलब फाइनेंशियल हेल्थ इज़ वेरी बैड। कर्नाटका को भी आपको पता है कि उन्होंने 76,000 करोड़ की एलोकेशन की, फाइनेंशियल हेल्थ इज़ वेरी बैड। अभी तेलंगाना में जहाँ पे आपके रेवंत रेड्डी है, उन्होंने खुद माना कि उनकी डेट 75,000 करोड़ है। तो एक चिंता है फिस्कल प्रूडेंस की कि ठीक है ये पॉपुलर स्कीम होगी मगर क्या ज़्यादा एलोकेशन हो गया? नहीं देखिए, इन वन गो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें रिस्क है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एलोकेशन करते समय हमने हमारी फिस्कल हेल्थ क्या है इसको समझते हुए एलोकेशन किया है। महाराष्ट्र ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहा है और महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जिसने $500 बिलियन का मार्क पार कर लिया है। यानी अभी बाकी सारे राज्य जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं वो हमसे बहुत पीछे है। हमने $500 बिलियन का मार्क ऑलरेडी पार कर दिया है। और आज अगर आप हमारा साइज़ ऑफ द इकोनॉमी देखें तो हमारा साइज़ ऑफ द इकोनॉमी 40,000 करोड़ के आगे हम लोग 40 लाख करोड़ के आगे हम लोग चले गए हैं। और हमारा जो बजट है वो बजट भी करीब करीब 7 लाख करोड़ का हमारा बजट हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने बजट के या हमारे रिसोर्सेज के बाहर जाकर कोई एलोकेशन नहीं किया है। आज भी जो हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को हम पूरा करते हुए ये एलोकेशन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं आएगी कि हम लोग वेजेस नहीं दे पा रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे, ऐसी परिस्थिति नहीं है। वी आर अ साउंड इकोनॉमी। जो मराठा रिजर्वेशन का इशू है फडणवीस जी, आजकल क्या होता है कि पोस्ट ट्रूथ का ज़माना है। सच्चाई क्या है ये एक रील में सीमित हो जाती है। एक 10 सेकंड के रील में या 1 मिनट के यूट्यूब वीडियो में सच्चाई सीमित हो जाती है। कोई अगर कहे कि देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है मराठा रिजर्वेशन नहीं देने के लिए, तो बहुत कम लोग हैं जो इस इशू को गहराई में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या ये मैटर सब जुडिस है, इसमें लिमिटेशन क्या है।